पुलिस फार्म हाउस में गई। उसने एक रूम के साथ साथ बहुत रूम की तलाशी लेना स्टार्ट करा, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला। वहीं कहीं पर भी मुकेश का पता लग ही नहीं पा रहा था। ऐसे में जब युकेश को ये बात पता चली तो उसने फटाफट से यानी मुकेश के जो YouTube चैनल था उस पर जाकर लाइव आकर सब लोगों से अपील करा और कहा कि मेरे भाई ने बहुत लोगों की मदद करी है, जैसा कि आप आगे सुन सकते हैं। वो लापता है। 1 जनवरी को, जिस दिन हम सब लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, उस शाम से मेरा भाई लापता है। अफसोस की बात, उसकी अब तक कोई खबर नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन कोशिश नहीं कर रहे हैं। सभी अपने अपने स्तर पर, हमारे पत्रकार साथी खुद मेरे चैनल से, हर कहीं से जिनसे जो बन पड़ रहा है, सभी कोशिश कर रहे हैं। और जब सभी ये कोशिश कर रहे हैं, सभी मेरे भाई को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तब मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, क्या मेरे भाई का चेहरा इतना फीका है कि उसे पहचाना ही ना जा सके? वो रियल हीरो है मेरा भाई। आज एक बड़ा भाई हूं, उसका मैं ऐसा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बच्चा मेरे से दूर हो गया है। मेरा प्यारा बच्चा, मेरा सबसे प्यारा बच्चा मेरे से दूर हो गया, ऐसा लग रहा है। कहाँ खो गया है? लेकिन युकेश के दिमाग में कहीं ना कहीं वो फार्म हाउस वाली लोकेशन खटक रही थी, इसलिए उन्होंने कई बार पत्रकारों के साथ मिलकर पुलिस पर दिन के वक्त उसी फार्म हाउस में जांच करने का दबाव बनाया। आखिरकार पत्रकारों का एक ग्रुप पुलिस की टीम के साथ उसी फार्म हाउस पहुंचा, जहां पर जब स्टार्टिंग में आपको बताया था, जब युकेश गूगल में चेक कर रहा था तो जहां उसकी लोकेशन एंड हुई थी ना, वहीं जाकर उसने फोर्स करा पुलिस वालों को और वहां पर जाकर दिन में तलाशी करनी दोबारा से स्टार्ट करी। लेकिन इस बार सभी को दिन की रोशनी में कुछ ऐसा दिखा जो रात की अंधेरे में नजरों से बच गया था, और वो था फार्म हाउस का सेफ्टी टैंक। सेफ्टी टैंक एक अंडरग्राउंड वाटर टाइट टैंक होता है। वो वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए बनाया जाता है। जो फार्म हाउस के इस सेफ्टी टैंक पर बनी स्लैब की ताजा सीमेंट देखकर सभी के दिमाग में एक अनहोनी सी आशंका दौड़ने लगी कि मुकेश के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। तभी पत्रकारों ने पुलिस के साथ स्लैब को फौरन तुड़वाने की अपील करी। आखिरकार दोपहर 3 बजे पुलिस ने उस स्लैब को तुड़वा दिया। स्लैब टूटने के बाद जब सेफ्टी टैंक को खोला गया तो मंजर देखकर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि उस सेफ्टी टैंक के अंदर मुकेश चंद्राकर की लाश दफन थी। बॉडी कंडीशन बता रही थी कि मुकेश को किस कदर बेरहमी से पीटा गया है, और वहां मौजूद किसी ने भी आज से पहले इतनी भयानक मंजर नहीं देखा था। कत्ल इतना बेदर्दी से किया गया था कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कहना था कि उन्होंने अपने 12 साल के करियर में ऐसा केस नहीं देखा। मुकेश का शरीर पानी में डूबे रहने की वजह से फूल चुका था। उनके सर पर 15 फ्रैक्चर थे। दिल और लिवर बुरी तरीके से डैमेज था और शरीर की कई हड्डियां टूटी हुई थी। एक डर ईमानदार जर्नलिस्ट का नक्सली प्रभावित रीजन में मर्डर हो सकता है, आपको नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन इतने बुरे तरीके से मर्डर का असली सच, इसके पीछे की वजह, इसमें शामिल सभी लोगों के काले चिट्ठों के बारे में जब आपको पता चल जाए तो न सिर्फ आपका खून खौलेगा, बल्कि कहीं ना कहीं ये तकलीफ भी होगी कि क्या सच का साथ देने वालों का ऐसा अंजाम होता है। इसलिए इस वीडियो को सिर्फ देखेगा नहीं बल्कि पूरी दुनिया के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि सब लोगों की आंखें खुल जाएं कि आखिरकार हमें ये सिखाया जाता है कि सच का साथ दे, लेकिन सच का साथ और उसका अंत इस तरीके से होता है जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मुकेश को कितनी बेरहमी से मारा गया। मैं यहाँ पर सिर्फ मुकेश नहीं बल्कि शहीद मुकेश कहना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने सत्य के राह पर चलकर नकली लोगों के फेस से पर्दाफाश करने की कोशिश करी, और जिसमें उनका ये अंजाम हुआ, तो उनको शहीद कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा। बाकी आपका क्या कहना है कि उन्हें शहीद कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। शहीद मुकेश चंद्राकर का जन्म बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के बासागुड़ा गांव में हुआ था। मुकेश की जिंदगी बचपन से ही काफी कठिनाइयों से जूझने लगी, क्योंकि मात्र 2 साल की उम्र में पिता को खोने के बाद परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हो गई कि उनके पास दूध खरीदने के पैसे नहीं थे। घर चलाने के लिए मुकेश की मां आंगनबाड़ी में काम करने लगी, लेकिन इतने कम पैसों में दोनों बच्चों को पालना बेहद कठिन था। जैसे जैसे खुद की इच्छाओं को मारकर उन्होंने दोनों बच्चों की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी। जिस इलाके में चंद्राकर परिवार रहता था वहाँ नक्सलवाद बहुत फैला हुआ था और उनका आतंक अपनी चरम सीमा पर था। आलम ये था कि गांव में युकेश और उनके दोस्त की पुलिस फोर्स में
ज्वाइनिंग करने की खबर फैल गई। नक्सलियों उन दोनों को उठाकर ले गए और अपनी जन अदालत में जाकर दोनों को पेश कर दिया। और इस जन अदालत के नाम पर नक्सली उस इंसान को इतनी बेरहमी से पीटते या फिर मार डालते जिसका किसी भी तरीके से पुलिस से कोई कनेक्शन होता। जरा सोचिए, ऐसी जगह से उनकी माँ उन दोनों बच्चों की जान बचा रही थी, उन्हें सही सलामत वापस ले आई थी। इस माँ की बहादुरी उन दोनों बच्चों में कहीं ना कहीं जरूर थी और इस बात का सबूत आपको इस किस्से में जरूर मिलेगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों के आतंक को रोकने के लिए वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने लोकल लोगों को सपोर्ट से सलवा झुंडूम नाम का आंदोलन शुरू करा। ऐसे में जो सलवा झुंडूम वहां के लोगों की रक्षा के लिए रखा गया था वो भी करप्ट हो गया था। अब वो भी लोगों पर जुर्म करने लगा। मजबूरी में चंद्राकर परिवार सलवा जुडुम के रिफिल कैंप में रहने लगा, जहां उनकी जिंदगी और मुश्किलों से भर गई। हालात ये थे कि मुकेश मजबूरी में महुआ और इमली बिनक बेचते हुए कुछ पैसे कमाता और जरूरी सामान खरीदता। जिंदगी में संकट वैसे भी कम नहीं थे और ऊपर से उनकी माँ भी कैंसर की बीमारी के चलते गुजर गई। मुकेश और युकेश अब दो ये भाई एक दूसरे का सहारा थे। जब मुकेश एक गैराज में एज अ मैकेनिक काम करने लगा, वहीं दूसरी तरफ युकेश फ्रीलांसिंग जर्नलिज्म में अपना हाथ आजमा रहा था। अपने बड़े भाई को जर्नलिज्म में करियर बनाते देख मुकेश के दिल में भी इसी प्रोफेशन में काम करने की इच्छा जागने लगी। यही इच्छा धीरे धीरे बड़े भाई के सहयोग से उनका पेशा बन गया। मुकेश लोकल न्यूज मीडिया के साथ साथ सहारा न्यूज 18 और एनडीटीवी जैसे बड़े चैनल्स के साथ जुड़ गए थे। मुकेश ने बेहद कम उम्र में ही बहुत कुछ देख लिया था और यही वजह थी कि वहाँ के हालात और लोगों की समस्या को ग्राउंड लेवल पर समझते थे और यही लाइफ एक्सपीरियंस उनके जर्नलिज्म में भी झलकता था, उन्हें बाकी सबसे अलग करता था। वो ऐसे बेपाक जर्नलिस्ट थे जो अपने न्यूज में सब कुछ सच दिखाना चाहते थे और वो सच दिखाने के लिए हर हद तक उतर जाने को तैयार थे। मुकेश ने सलवा जन्म के लीडर्स को कॉन्ट्रैक्टर्स बनकर करप्शन करते हुए देखा था। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, लेकिन बस्तर जिले के बिगड़ते हालात भी मुकेश को नहीं रोक पाते और वे सीधा नक्सल टेरिटरी में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने लगता। एक बार तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आज तक किसी भी रिपोर्टर ने नहीं किया, ना ही कभी देखा गया। साल 2021 में जब नक्सलियों ने सीआरपीएफ कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मनराज को कैद कर लिया था, वे जल्द ही उन्हें जान से मारने वाले थे। आतंक ऐसा था कि वहां की अथॉरिटी पुलिस किसी को भी नक्सलियों के उस इलाके में जाने की हिम्मत नहीं करती थी, लेकिन वो मुकेश थे जो अपनी जान की फिक्र किए बिना नक्सलियों के बीच जाकर उस कमांडो की जान बचा रहे थे। उन्हें अपनी बाइक पर बिठाकर वापस ले आए। चाहे नक्सलियों के चंगुल से कमांडो की जिंदगी बचानी हो या फिर किडनैप सब इंजीनियर को अपने साथियों के साथ मिलकर छुड़वाना हो, ये अटूट साहस और ये बहादुरी शायद उन्हें अपनी माँ से मिली थी। हंसमुख, खुश मिजाज और घूमने फिरने के शौकीन मुकेश को यारों का यार कहा जाता था। वो हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहते, डटकर खड़े रहते। शायद इसी वजह से मुकेश का बस्तर जिले में लोगों के साथ ही रिपोर्ट्स के बीच नाम बढ़ने लगा था। मुकेश अपने जिले में भी फैले भ्रष्टाचार और समस्याओं को दुनिया के सामने खुल के लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बस्तर जंक्शन के नाम से अपना यूट्यूब वीडियो से उन्होंने सिस्टम शुरू करा, करप्शन की नींव हिलानी शुरू कर दी। और ये खूबसूरत सा जंगल जो आप देख रहे हैं, पहाड़ियों की श्रृंखला देख रहे हैं, इसे तबाह करने के लिए सरकार के षड्यंत्र पूर्व एक योजना बनाई गई। उन्होंने रिपोर्टिंग करके लोगों की समस्याओं को उजागर करा कि कैसे सिस्टम लोगों के लिए नहीं बल्कि खुद की जेब भरने के लिए बना है। मुकेश अपनी रिपोर्ट के जरिए कैसे भ्रष्टाचार को एक्सपोज करते थे। उन्होंने बताया कि 50 लाख की लागत से ये पूरा पुल बनाया गया और ये पहली ही बारिश में पूरा पुल बह चुका है, जो आप देख भी सकते हैं। कैसे टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल कॉन्ट्रैक्टर्स की जेब भरने के लिए किया जा रहा है। पिछले 2 सालों में ग्रामीण जो भी लगातार जिम्मेदारियां ले रही है और जो गुहार लगा रही है, वो सारे कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन वो ऐसे कार्य किए जाते हैं जिसमें इतना कच्चे माल का इस्तेमाल होता है कि सारा का सारा पैसा बचा लिया जाता है और अपनी जेबों में भर लिया जाता है। ऐसे ही मुकेश ने कई स्कूल की बिल्डिंग्स यानी स्कूल बनने के जो निर्माण होते हैं कि यहाँ स्कूल बनेगा वहां बनेगा, लेकिन उसका सारा पैसा खा लिया जाता है। ऐसे कई चीजें एक्सपोज करी, लेकिन मुकेश को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसी चीजें एक्सपोज कर यानी इतने सारे भ्रष्टाचारियों को ऑन कैमरा दिखाकर वो अपने लिए क्या बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, जिसका खामियाजा उनको बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। ऐसे में अब क्या करा, यानी जो भ्रष्टाचारी थे उन्होंने मुकेश को नुकसान पहुंचाना शुरू करा। मुकेश को धमकियां मिलने लगी, बट मुकेश पर धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। वे अपने अंदाज से सच दिखाते रहे, लेकिन मुकेश को अंदाजा नहीं था कि सच की तह तक जाते जाते वे सिस्टम में बैठे ऐसे सांप के बिल में हाथ डालने वाले हैं जो उनके लिए कल काल बन जाएगा। 25 दिसंबर 2024 को मुकेश छत्तीसगढ़ के एक प्रोजेक्ट में हुए घोटाले की रिपोर्ट तैयार कर रहे थे और एनडीटीवी छत्तीसगढ़ चैनल के उन्होंने अपनी साथी रिपोर्ट नीलेश के साथ इस प्रोजेक्ट को एक्सपोज करना शुरू किया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि बीजापुर के गंगलम तक बन रही सड़क के निर्माण में काफी धांधली हुई है। 52 किलोमीटर लंबी बन रही सड़क का बजट पहले 56 करोड़ था, पर कॉन्ट्रैक्टर ने उसे बढ़वाकर
120 करोड़ करवा दिया। कॉन्ट्रैक्शन मटेरियल में इतना घोटाला किया गया है कि कुछ ही दिनों में मात्र 1 किलोमीटर की रोड में 35 गड्ढे हो गए हैं और अभी तो वो पूरी बनी भी नहीं है और फिर से उखाड़ना शुरू हो गया है। क्वालिटी इतनी बदतर है कि कोई चाहे हाथ से ही रोड को उखाड़ दे और भ्रष्टाचार करने वालों पर, उनका संरक्षण देने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुकेश ने इस रिपोर्ट को सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं रहने दिया जो सरकारी दफ्तरों में धूल खाती रहे, बल्कि इसे एक मुहिम आंदोलन की तरह उठा दिया। इस मुहिम का असर भी पड़ा और मुकेश की ये गूंज दूर तक गई। जैसे ही ये रिपोर्ट पब्लिक हुई, वैसे ही छत्तीसगढ़ के गवर्नर ने एक कमेटी बिठा दी और इस रिपोर्ट के आधार पर उस प्रोजेक्ट पर जांच बिठा दी। इस 52 किलोमीटर रोड प्रोजेक्ट का जो कॉन्ट्रैक्टर था वो कोई और नहीं बल्कि सुरेश चंद्राकर था, जो मुकेश चंद्राकर का चचेरा भाई था। पुलिस अधिकारी के घर पर रसोईया जो 10वीं पास भी नहीं था, वो जुगाड़ पानी से कॉन्ट्रैक्टर बनने के बाद आज करोड़ों के घोटाले चला रहा था और ऐसे ही कई घोटाले उसने 2021 में भी करे और इसी के चलते उसने अपनी शादी पर 10 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए थे। शादी इतने ग्रैंड लेवल पर करी थी कि जिसमें बड़े बड़े सेलेब्स को बुलाया गया था। अब सुरेश का ये रोड बनाने का जो घोटाला था ये सबकी नजर में आ गया था, क्योंकि यहाँ बात थी 121 करोड़ की। इसलिए सुरेश का सबसे ज्यादा खून उसी पर खौल रहा था, यानी कि मुकेश पर, जो उसका चचेरा भाई था। सुरेश ने पहले हर तरह से मामले को दबाने की कोशिश करी, यहाँ तक कि अपनी इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए न्यूज़पेपर में अपनी तारीफों के पुल बांधते हुए कई आर्टिकल निकलवा दिए। लेकिन इस बार सारी कोशिशें नाकाम थी, क्योंकि इस बार उसके झूठ का पर्दाफाश मुकेश ने किया था, जिसके ईमान को खरीदना नामुमकिन था। और यहीं से सुरेश ने पूरी तैयारी कर ली। अपने दोनों भाई दिनेश और रितेश के साथ मिलकर मुकेश को जान से मारने की साजिश रचनी शुरू कर दी। 31 दिसंबर 2024 को नए साल का जश्न मनाने के बहाने रितेश ने मुकेश को फार्म हाउस पे बुलाया, लेकिन मुकेश काम में बिजी होने के चलते उस दिन नहीं जा पाया। इसलिए अगले दिन यानी 1 जनवरी 2025 को रितेश ने कॉल करके मुकेश को फिर से खाने के लिए बुलाया। उसी फार्म हाउस पर देर रात जब मुकेश सुरेश के फार्म हाउस पर पहुंचता है तो वहां रितेश फार्म हाउस का सुपरवाइजर महेंद्र राम टेके मौजूद था। मुकेश को भनक भी नहीं थी कि अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि बात करते करते अचानक से दोनों ने लोहे की रॉड से मुकेश पर हमला बोल दिया। मुकेश ने दोनों से लड़ने की बहुत कोशिश करी, जिसमें उसका हाथ टूट गया, लेकिन वो दोनों ही उन पर भारी साबित हुए और आयरन रॉड से उसके सर पर 15 वार करे और उसे मौत के घाट उतार दिया। जरा सोचिए कि मुकेश की हत्या करने वाले उसी के अपने भाई थे, जिनकी खुशियों में वे शामिल होने आया था। ये सब प्री प्लान था, इसलिए मौके पर सुरेश वहां पर नहीं था, लेकिन सब कुछ उसी के इशारे पर हो रहा था। हत्या करने के बाद सुरेश का दूसरा भाई दिनेश चंद्राकर वहां आया और मुकेश की लाश को वहां बने सेफ्टी टैंक में डलवा दिया। लाश को ठिकाने लगाने के बाद वे तीनों सुरेश के पास जगतपुर पहुंचे हैं, जहां सुरेश ने दिनेश से कहा था कि वे वापस फार्म हाउस में जाकर सेफ्टी टैंक पर सीमेंट पे एक ढलाई करवा दे, ताकि कोई भी बदबू बाहर न आए और न ही किसी को उसकी लाश का पता चले। इसलिए 2 तारीख को अगली सुबह दिनेश वापस सेफ्टी टैंक पर सीमेंट का स्लैब और ढलाई करवा देता है। सुरेश जानता था कि मुकेश के गायब होने के बाद पुलिस उसे जरूर ढूंढेगी, वह शक के घेरे में भी आ जाएगा। इसलिए बड़ी प्लानिंग से अपनी थार की नंबर प्लेट चेंज करवाता है। रितेश को दिल्ली निकल जाने के लिए रायपुर भेज देता है, क्योंकि रितेश अक्सर दिल्ली जाता रहता था, तो किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि वो भागकर दिल्ली गया है। दिनेश और सुपरवाइजर महेंद्र राम टेके वहीं बीजापुर में ही रुकते हैं और सुरेश बड़ी चालाकी से हॉस्पिटल में एडमिट अपने एक साथी से मिलने के लिए बहाने से हैदराबाद निकल जाता है। लेकिन हैदराबाद निकल जाने से पहले वो अपना एक गवाह तैयार कर लेता है और वो जानबूझकर जगदलपुर में अपने दोस्त को कॉल करके बताता है कि वो अपने दोस्त को देखने हैदराबाद जा रहा है और अगर वे साथ में चलना चाहे तो चल सकता है। ये सब ड्रामा उसने इसलिए किया था कि पुलिस जब इंक्वायरी करे तो इसी वजह से वो हैदराबाद आया हुआ है, छुपकर भागा नहीं है, ऐसा वो प्रूफ कर सके। 3 जनवरी को मुकेश की लाश मिलने के बाद पुलिस ने आखिरकार दिनेश और महेंद्र राम टेके को बीजापुर से और रितेश को रायपुर से अरेस्ट कर लिया। लेकिन सुरेश अभी भी फरार है और उसको पकड़ने की काफी कोशिश की जा रही है। 200 सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, 300 नंबर्स की लोकेशन ट्रेस की जा रही है, जिसके बाद हैदराबाद में अपने ड्राइवर के घर में छुपे बैठे सुरेश को गिरफ्तार कर लिया गया और आखिरकार अब उससे पूछताछ की जा रही है कि किस तरीके से उसने उसको मारा और वहाँ कौन कौन मौजूद था। और उस फार्म हाउस में बहुत सारी लेबर काम करती है और लेबर के घर भी वहीं थे, तो ऐसे टाइम पे वो लेबर कहाँ थी? बहुत सारे सवाल ऐसे पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं। आपका क्या कहना है? क्या ये होना सही था जो मुकेश के साथ हुआ? वैसे कुछ बदले या ना बदले, लेकिन मुकेश चंद्राकर उन सब के लिए मिसाल है जो सच के लिए लड़ना चाहते हैं। बहुत लोग सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। जो सच का रास्ता होता है ना, वो बहुत कठिन होता है और जरूरी नहीं आप अपने
उस मंजिल तक पहुंच भी सकें, क्योंकि बहुत लोग आपके खिलाफ होते हैं और वो आपको इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कर देते हैं, वो भी इतनी बुरी मौत मारकर। तो वो आपको तय करना है कि आपको सच की राह पे चलना है, ऊपर वाले के सामने हमेशा सच्चा दिखना है, या यहाँ सच्चा बनकर ऊपर गुनहगार साबित होना है। वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज्यादा आवाज नहीं उठा सकते तो एटलीस्ट झूठ का साथ मत दें, उसमें शामिल ना होए। बस मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को यही सीख दें कि उनको भी सच की राह पर चलना है, झूठ का साथ कभी नहीं देना, क्योंकि झूठ का साथ अगर आप यहाँ दे देंगे, यहाँ तो बच जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले की डायरी में आपका नाम हमेशा के लिए लिखा जाएगा। क्योंकि यहाँ तो हम झूठ की जिंदगी जी लेते हैं और पैसों को अपना भगवान समझ लेते हैं, लेकिन जब असल में भगवान जी के पास जाने की बारी आती है तो हमारे आगे के जन्म बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। ऐसी अच्छी खबर देखने के लिए, यानी लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है और किस तरीके से लोग मारे जा रहे हैं, क्या है उनके पीछे की सच्चाई, सब कुछ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। गुड लक।